हेलो, नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष शल्य विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर। आप लोगों को मैं आज पाइल्स, बवासीर या अरस जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो कि आप सब लोगों के बड़ी उपयोगी रहेगी। अर्श, आयुर्वेद में अर्श अरिवत प्राणान शृणाति इति अर्श है। जो शत्रु की तरह शरीर को नष्ट करे उसको कहते हैं अर्श। बवासीर यूनानी शब्द है और पाइल्स, पीला, एक गेंद की तरह से अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं गुद मार्ग में, उसको कहते हैं पाइल्स। प्राय करके डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो वो कहता है मुझे पाइल्स हो गए, चाहे उसको फिशर हो, फिस्टुला या और कोई बीमारी हो, वो कहता है मुझे पाइल्स हो गए। इसलिए मुख्य रूप से दो तीन जो बीमारियां हैं, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, इनके बारे में एक दो बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिससे आपको ध्यान रहे कि यह क्या रोग है। पाइल्स में प्राय करके अंदर के मस्से और बाहर के मस्से, दो तरह के पाइल्स होते हैं, जिनमें से खून भी गिर सकता है। लेकिन रोगी को जो कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, ऐसी अवस्था में फिशर यदि उसको होगा, अर्थात गुदा के मार्ग पे चीरा लग जाता है, जिसको साधारण भाषा में चीरा लगना कहते हैं, उसको कहते हैं फिशर इन एनो। वो यदि हो तो रोगी को तीव्र पीड़ा होती है मल त्याग के समय। और यदि फिस्टुला हो तो फिस्टुला गुदा के 2 अंगुल क्षेत्र में यदि कोई फुंसी या बॉइल्स हो जाए और वो फट जाए, उसमें से मवाद निकलने लग जाए, तो उसको कहते हैं फिस्टुला इन एनो। तो ये भ्रांति पहले निकाल देनी चाहिए साधारण पब्लिक को भी कि हमें क्या तरह की बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, किस तरह की बीमारी है, ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं पाइल्स के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। पाइल्स को, अर्श रोग को आयुर्वेद में 6 प्रकार का माना है। वात पित्त श्लेष्म शोणित सन्निपातज सर अर्थांसी भवंती, 6 प्रकार के अर्श जो है माने हैं। वातिज के लक्षण अलग होते हैं, 35 के लक्षण अलग होते हैं, कफज के अलग, सन्निपातक के अलग, रक्तज के अलग। तो प्राय करके रोगी डॉक्टर के पास जब जाता है परेशान होता है कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है। 1-2 बार ब्लीडिंग होने से तो नहीं घबराता, लेकिन ज़्यादा जब रक्त निकलता है तो रोगी घबराता है। प्राय करके जो 2 तरह के पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स उसको कहते हैं जिसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, और एक्सटर्नल पाइल्स वो है जिसके ऊपर स्किन की लेयर ऊपर चढ़ी रहती है। एक्सटर्नल पाइल्स प्राय करके गुदा के चारों तरफ होते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, और इंटरनल पाइल्स गुदा के अंदर रहते हैं। अब इनकी डिग्री होती है अलग अलग। 1st डिग्री पाइल्स है, 2nd डिग्री पाइल्स है, 3rd डिग्री पाइल्स है या 4th डिग्री पाइल्स है। इस प्रकार से निर्णय करना डॉक्टर का काम है, उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, जिससे कि वो बता सके। लेकिन साधारण रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1st डिग्री जो पाइल्स होता है वो अंदर ही रहते हैं, और रोगी को सिम्टम कभी कभी रक्त का स्राव, ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे रोगी को कोई खास तकलीफ नहीं होती है, वो नहीं दिखाता डॉक्टर को। 2nd डिग्री पाइल्स में पाइल्स बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकल के बाद अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। 3rd डिग्री पाइल्स जो वो होता है जो पाइल्स बाहर निकल जाता है और उसको रोगी अपनी अंगुलियों से अंदर की तरफ दबाता है, तब वो पाइल्स अंदर जाते हैं। 4th डिग्री पाइल्स में पाइल्स प्रोलैप्स हो जाते हैं, अर्थात मल त्याग के पश्चात पाइल्स जो है बाहर ही रहते हैं, दबाएंगे तो भी वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में अलग अलग चिकित्सा, औषधि चिकित्सा क्या करनी चाहिए और अन्य प्रकार की क्या चिकित्सा करना चाहिए अलग से बताया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम एक्सटर्नल जो पाइल्स होता है वो प्राय करके रोगी को तकलीफ नहीं देते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन 6 बजे की स्थिति में 6 o'clock पोजिशन में यदि वो पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स या सेंटिनल टैग, यदि उसके साथ फिशर हो जाए, घाव हो जाए, फिशर इन एनो हो जाए, परिकृति का रोग कहते हैं आयुर्वेद में, वो यदि हो जाए तो उसके कारण से रोगी को तीव्र पीड़ा होती है, रोगी चिल्लाता है, रोता है। ऐसी अवस्था में तीव्र पीड़ा को मिटाने के लिए डायग्नोसिस आवश्यकता है। अब ये 2 बात एक और बताना चाहता हूँ। प्राय डॉक्टर जो है प्रोक्टोस्कोप या अन्य इंस्ट्रूमेंट डाल के रोगी को देखते हैं। ये याद रखिए कि अगर फिशर इन एनो रोगी को है, यदि आपने प्रोक्टोस्कोप डाला तो आपने उसके अगर 20% दर्द है तो आपने 80% रोगी को दर्द कर दिया, क्योंकि उससे टीयर और चमड़ी जो और हो जाएगी, जिसके कारण से रोगी और दर्द हो जाएगा।
इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि फिशर और पाइल्स हमको वैसे ही दिखाई देते हैं कि किस तरह की स्थिति है। ज़्यादा हो तो PR एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, इंडेक्स फिंगर से मुलायम जो है उस पर कोई भी चीज़ लगा के, जेली इत्यादि, और उसको अंदर से आराम से धीरे से, जैसा रोगी हो उसी प्रकार से उसका निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करने के बाद में डायग्नोसिस करना चाहिए। ये रोगी में दूसरे जो लक्षण हैं, वो रोगी कहेगा कि मुझे रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, कोई कहेगा मुझे पिचकारी जैसे छूटती है, कोई कहेगा मुझे बूंद बूंद गिरती है, कोई कहते हैं मल के साथ लगा हुआ रक्त आता है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में रक्त का स्राव उसमें से हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति को देखने के लिए डॉक्टर को जो बताना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का रक्त आ रहा है। और फिशर के अंदर रक्त मल के त्याग के बाद में बूंद बूंद रक्त प्राय करके गिरता है। रोगी ऐसी इच्छा होती है कि मैं मल त्याग नहीं करूं। रोगी प्राय आते वो कहते हैं ऐसी इच्छा होती है मल त्याग नहीं करे, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है उसको। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार की स्थिति उस रोगी को है। इंटरनल पाइल्स में अंदर के जो मस्से होते हैं, भीतर के जो पाइल्स है, मस्से भी कहते हैं इनको, पाइल्स भी कहते हैं और बवासीर भी कहते हैं, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। प्राय करके किन किन कारणों से हो सकता है इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। प्राय करके कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिन रोगियों को होता है, व्यक्तियों को होता है, उनको ये प्राय करके होता है। और आयुर्वेद में तो ये भी लिखा है कि जो ज़्यादा सीटिंग करते हैं, एक स्थान पे कंटिन्यूस बैठते हैं घंटों तक, सुबह से शाम तक बैठे हैं, 6 घंटे बैठे हैं, फिर 6 घंटे बैठ गए, फिर 6 घंटे बैठ गए, ऐसी स्थिति में उस रोगी को पाइल्स या बवासीर होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण ये लिखा है कि जो घोड़े, ऊँट इत्यादि की सवारी करते हैं उनको भी होता है। लेकिन आजकल के जो घोड़े और ऊँट की जो सवारी का है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, लोग जो है ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हम तो 50 किलोमीटर रोज़ाना चलते हैं। तो ये सोचिए आप 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जो रोगी रोज़ाना उस बाइक पे चलेगा तो उस पर जो झटके लगते हैं, जिसके कारण से बार बार उस स्थान पे प्रेशर पड़ता है, रोगी को तकलीफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण विबंध, कब्जी रहती है तो रोगी धीरे धीरे जो है वो जोर लगाने लगता है। प्राय करके कुंथन जिसको कहते हैं, प्रेशर करता है कि मैं जोर लगाऊं तो मल निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में भी रोगी को तकलीफ बढ़ जाती है और रोगी रोग युक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में दूसरा जो पेट की जो कुछ बीमारियां हैं, लीवर का बढ़ जाना, सिरोसिस लीवर, स्प्लीन बढ़ जाए, स्प्लोनमेगली हो जाए, आंतों में कुछ गड़बड़ी हो जाए, उसके कारण से हैं, इन कारण से भी हो जाता है। प्राय करके माताओं में गर्भ धारण के बाद में फीटस का जो प्रेशर पड़ता है रेक्टम पे, उस प्रेशर के बाद में भी, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में भी औरतों में जो है पाइल्स रोग की स्थिति हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए ऐसी अवस्था में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए क्या करें? और दूसरे जो खाद्य पदार्थ है, इस प्रकार के खाने पीने की आजकल नमक, मिर्च, मसाले, तेल, गुड़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा गर्म पदार्थ खाना, छाछ वगैरह का सेवन नहीं करते हैं। छाछ जो अमृत तुल्य माना है पाइल्स के रोगियों में। यदि उसको फिशर यदि है तो यदि आप छाछ देंगे तो उस रोगी में फिशर के लक्षण जो बढ़ जाएंगे, अर्थात दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी तरह का घाव होता है उसमें अम्लीय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उसको ध्यान रखने की बात है। तो पाइल्स के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती है, उसी के अंतर्गत है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका इलाज कर रहे हैं। पहले डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस होने के बाद ही चिकित्सा आप देवें, नहीं तो रोग कुछ है और चिकित्सा आप कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है। जो इस प्रकार की जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं, जैसे पालक है और मेथी है और गाजर है, मूली है, इस प्रकार के जो हरी चीज़ें, सब्जियां हैं, पपीता है, इन पदार्थों का सेवन जरूर भोजन के साथ में करना चाहिए। मैदा है, बेसन है, तली हुई चीज़ें हैं, कचौरी है, समोसे हैं, ये पदार्थ यदि जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है, ज़्यादा मिर्च मसाले, उनको इनकी पाइल्स होने की संभावना निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। इसलिए साधारण हल्का भोजन रोगी को करना चाहिए। छाछ का सेवन नियमित रूप से इसको साथ में करना चाहिए। तो आज मैं इस बारे में इतना ही बताता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आगे की स्थिति आपको बताऊँगा।